एक हमारा कलेजा तक हिल जाता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करके ऐसा कोई काम नहीं जो इस संघर्ष के समय नरेश प्रजापति ने नहीं किया हो। लोगों के घरों में खाना बनाना, ईंट उठाना, शादी पार्टियों में कॉफ़ी मशीन लगाना, एक सांस लेने के लिए भी हमें दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। 10th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 10th में 68.67। और अधिकतर बच्चे ऐसे ही सोचते हैं भाई 12th पास कर लिया, उसके बाद में बीए का फॉर्म लगाते हैं तो कुछ भी कर ले, जो काम मिलता है जीवन यापन के लिए वो काम तो करता रहे, उसमें कोई समस्या नहीं। कई बार देखो मैं ये नोटिस करता हूँ कि बच्चे सीट देखकर तैयारी करते हैं। आपने वो सिलेबस देखा, वैकेंसी आई, फॉर्म लगाया, क्या लग रहा था आपको कि इसमें मेरा हो सकता है क्या? यही है सफलता का मंत्र भी, यही है। चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसी परिस्थिति में हो, चाहे आपके पास कैसी परिस्थितियाँ हो, जो ये बच्चे खुद अपनी मेहनत से काम करके, अपनी मेहनत से खुद कमा कर जो संघर्ष कर रहे हैं और फिर जो सफल होते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है। जैसे आपने अपने पीडीएफ में रोल नंबर देखे, आपने अपने रोल नंबर सर्च किए, आपके रोल नंबर आए, आपको पता चल गया मेरे रोल नंबर सामने हैं, अब मैं सरकारी सेवाओं में चयनित हो गया हूँ। जब ये चीज़ आपको पता पड़ी तो कैसा लगा? आप जो ये तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए यदि कोई संदेश देना चाहो तो? कोई भी बच्चा सफल हो सकता है, कोई भी बच्चा सरकारी सेवा में जा सकता है यदि नरेश। नमस्कार, आज हम अलवर ज़िले के प्रतापगढ़ कस्बे में आए हुए हैं। यहाँ मेरे 2 स्टूडेंट नरेश प्रजापति और विजय जलूथरिया, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जारी हुए परिणाम में 2 अलग अलग सेक्टरों में गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। मेरे संघर्ष के काल के दौरान 2018 से 2021 के बीच में मुझे प्रतापगढ़ के एक प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में काम करने का मौका मिला। वहीं इन 2 प्रतिभाशाली छात्रों से मेरी मुलाकात हुई। ये हमारे आईटीआई बैच के बहुत होनहार विद्यार्थी थे। पहले मैं बात करूं नरेश प्रजापति की। नरेश प्रजापति ने अभी हाल ही में जारी हुए विद्युत विभाग के रिजल्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए टेक्निकल हेल्पर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही हमारे विजय जलूथरिया ने लोको पायलट में अभी कुछ दिन पहले लोको पायलट का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले मैं विजय के बारे में एक और बात बता दूं, इनका टेक्नीशियन क्यों विजय? हाँ, टेक्नीशियन में भी तमिलनाडु से पहले चयन हो रखा है। इतनी सी कम एज में ही ये केंद्र सरकार की 2 गवर्नमेंट नौकरी पा चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नरेश प्रजापति को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं। छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ नया करने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ नया करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, श्री राम बनने के लिए। एक समय था जब राजकुमार राम का सुबह राज तिलक होने वाला था, परंतु हुआ 14 साल का वनवास। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हर चीज़ की एक निर्धारित कीमत होती है और वो कीमत हर इंसान को चुकानी पड़ती है, हर इंसान को भुगतनी पड़ती है। एक सांस लेने के लिए भी हमें दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। मधुमक्खी को शहद इकट्ठा करने के लिए छत्ता छोड़ना पड़ता है। सूरज को रोशनी देने के लिए पहले जलना पड़ता है। जब सूरज खुद पहले जलता है तभी वह पूरे संसार को रोशन करता है। इस दुनिया में बिना त्याग, बिना संघर्ष के कुछ मिल ही नहीं सकता। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे नरेश प्रजापति से मुलाकात मेरी 2018 में हुई थी। उस समय मैं आईटीआई कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में भी लगा था, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करता था। उस समय ही विजय से मेरी मुलाकात हुई। ये उस बैच के सबसे होनहार विद्यार्थी थे। इनको देखकर मैं हमेशा ऐसे ही बोलता था, दोनों को देखकर ही मैंने हमेशा बोला है कि एक दिन आप लोग बहुत अच्छी पद पर जाने वाले हो, एक दिन आप लोग बहुत अच्छा मुकाम पाने वाले हो। और आज दोनों ने ये बात साबित भी की, दोनों ने वो मुकाम पाया भी। परंतु उस समय से लेकर आज तक जो इन्होंने संघर्ष किया है, विशेषकर नरेश प्रजापति ने जो दिन देखे हैं, सोच कर ही एक हमारा कलेजा तक हिल जाता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करके फिर भी देखो लगातार चलते रहे, संघर्ष करते रहे। जीवन में जो दुख पीड़ा
मिली उनको सहते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसा कोई काम नहीं जो इस संघर्ष के समय विजय ने, नरेश प्रजापति ने नहीं किया हो। लोगों के घरों में खाना बनाना, ईंट उठाना, शादी पार्टियों में कॉफ़ी मशीन लगाना, ऐसा कोई काम नहीं है। ये जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, अस्पताल होता है, उसमें इसने खाना तक बनाया है। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को याद करते हुए हम नरेश से बात करेंगे। नरेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसे यदि बच्चे टीचरों को मिलते हैं तो गुरुजनों का भी एक मान सम्मान बढ़ता है जब आप जैसे बच्चे सफल होते हैं। तो नरेश, बात करें, आपने ITI कौन सी सन में की? 2021 में पास आउट। 2021 में आप पास आउट हो गए थे, मतलब आपका 19 से 21 का बैच था। 17 से 21। 17 से 21 क्यों? यार 2 साल के लिए वो जो कर दिए थे बीच में, वो नहीं आई थी लिस्ट अच्छा एग्जाम की। अच्छा, मतलब थोड़ा, मतलब कोरोना काल था उस समय, कोरोना काल था, आपका बढ़ गया था। हाँ, लिस्ट। अच्छा, 12th के जस्ट बाद में की या उस 12th मतलब 12th के 2 साल बाद। 12th के 2 साल बाद में। 10th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 10th में 68.67। 68। और 12th में 66। 66। फिर आप जैसे एक मीडियम टाइप के बच्चे हो, और अधिकतर बच्चे ऐसे ही सोचते हैं भाई 12th पास कर लिया, उसके बाद में BA का फॉर्म लगाते हैं, BA करते हैं। आपने BA ना करके ITI, ये कैसे सोचा? ITI सेक्टर बढ़िया है वैसे। अच्छा, आपका मतलब टेक्निकल में रुचि थी। अच्छा, 2 साल की आपने ITI कर ली, फिर उसके बाद में तैयारी किस किस चीज़ की तैयारी की आपने? BA भी कर लिया था मैंने 2000। फिर उसके बाद में पटवारी की, ग्राम सेवक। अच्छा, पटवारी, ग्राम सेवक, इनकी भी वैकेंसी दी है? इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। आपका शायद 19 के आसपास BSTC में भी सिलेक्शन हुआ था। BSTC में अच्छे नंबर थे आपके। प्री BSTC शायद आपने याद दिया था, ऐसा कुछ हुआ था? दिया था, मैं गया नहीं। अच्छा, BSTC का एग्ज़ाम था, वो देने नहीं गए थे आप? मैं गया था लेकिन मैं गया नहीं, मतलब वापस। अच्छा, कितने नंबर थे उसमें? इतना याद नहीं, मैं पहले ही दिया था मतलब। अच्छा, 19 के लगभग ये बात है। हाँ, मतलब 12वीं बात करके ही देख दिया था मैं एक बार। इससे पहले आपके ग्रुप D में भी आपने 2-3 एग्ज़ाम दिए, उनका कैसा क्या? उसमें मतलब फिजिकल तक चला गया था। फिजिकल तक? चेन्नई फिजिकल करके आया था मेरिट में। कौन से सन की बात है? क्या 2022 वाली एग्ज़ाम थी ना। 2022 ग्रुप D। 2000। उसमें आपका फिजिकल क्लियर था, हाँ, मेरिट में रहे थे आप? मेरिट। कितने नंबर थे आपके? उस टाइम मेरे थे 58.50। 58.50। जैसा कि हम सब जानते हैं, तैयारी के साथ साथ आपने अदर काम भी बहुत किए हैं। क्या क्या काम किए हैं आपने? और कब से चालू किया काम करना? सबसे पहले क्या किए अपना जीवन यापन करने के लिए? मुझे क्या है, पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए था, इस कारण मैंने ऐसा काम ढूंढा था जो शाम सुबह का हो, दिन में पढ़ाई कर ले। जैसे शुरू में सबसे पहले क्या काम किया आपने? जैसे कोरोना टाइम में मैंने एक हॉस्पिटल था श्री राम, उसमें खाना बनाया था। अच्छा, खाना बनाते थे आप वहाँ? फिर उसमें सरकारी में हॉस्पिटल में बनाया। सरकारी हॉस्पिटल में बनाते थे, तो कितना पैसा देते थे वो? 6000 रुपये देते थे। 6000 रुपये देते थे 2 टाइम, सुबह शाम? कितने घंटे काम करना पड़ता था? उसमें लगभग सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, भाई जिससे हमारी फिर पढ़ाई के लिए हमें टाइम मिल जाए, वो सोच कर। बस। अच्छा, कितने साल का, कितना टाइम बनाया आपने खाना? वो 1 साल बनाए थे। 2-1 साल बनाया। इसके बाद कॉफ़ी चलाने लग गया था। फिर कॉफ़ी मशीन चलाते थे, जो शादी के जो ऑर्डर होते हैं वो लेते थे। देखो, मैं भी कई बार हमारे गांव के आसपास में शादियां होती थी, उसमें जाता था, तो वहाँ मुझे नरेश कॉफ़ी चलाता हुआ मिलता था। कई बार मैंने इसे देखा है, कई बार मैं देखकर इसको यही बोलता था कि बेटा ये समय है, एक दिन ये समय निकल जाता है, और संघर्ष से जो चीज़ें मिलती हैं, संघर्ष से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, उसकी वैल्यू ही कुछ अलग होती है। हम जैसे साधारण परिवार के बच्चों के लिए आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, हमें आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। ये हमारे भाग का संघर्ष है, ये हमारे भाग की कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है। परंतु तू हौसला मत का, कई बार हमारी मुलाकात होती थी, मैं हमेशा इसके टच में रहता था। मैं यही बताता था कि तू कुछ भी कर ले, जो काम मिलता है जीवन यापन के लिए वो काम तू करता रहे, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हमारा
लक्ष्य बड़ा है, हमारे इरादे नेक हैं, कोई नहीं, जितना समय मिलता है उतना समय पढ़, परंतु तू रोज़ पढ़ा कर, कम ज़्यादा ये कुछ नहीं होता। यदि आपकी लगन है, आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ है, तो इस दौरान, संघर्ष के दौरान कोई किया गया काम, ना ही तो कोई काम छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। फिर उसके बाद में आप, जैसे पहले मैं पढ़ाता था ITI कॉलेज में मैथ, उसी पोस्ट पर मैंने 2022 में 21-22 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था तैयारी के लिए। उसी पोस्ट पर नरेश ने काम किया, और इसने भी फिर कितने साल आपने ITI में पढ़ाया फिर? अब वर्तमान तक था मैं। अब कौन सी सन से लेकर? वो आप छोड़ के गए इसके बाद। अब लगभग 21 से लेकर, हाँ, लगभग 22 से लगभग 25 हो गई। 25 तक आप ITI में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स। अच्छा, वहाँ कितना सैलरी मिलती थी आपको? 7,000 रुपये थे। लगभग 7,000 रुपये। दो परंतु ढाई- ये है कि एक शिक्षा से आप जुड़ गए और बच्चों को पढ़ा भी लेते थे, आपकी भी तैयारी हो जाती थी, साथ में घर आकर जो आप जो भी चीज़, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ की तैयारी हो जाती थी, यही था। फिर ये वैकेंसी कब आई? ये वैकेंसी अभी है 2025 में आई थी, फरवरी में 2025 फरवरी में। इससे पहले भी कोई विद्युत विभाग की आई थी, उसमें प्रीत हो गया था, मैं मेंस में रह गया था मैं। कौन सी सन में? ये 2022 या 23 में से। 2022-23? हाँ, 23 में। अच्छा, प्री निकल गया था आपका, मेंस मेंस में रह गया था मैं। फिर जब ये वैकेंसी आई, इसमें कितनी सीट थी? पहले कम थी इसमें। कितनी? इसमें 263 थी पहले, 263। कई बार जिसमें हमारी थी 148 वैसे और लोग थी, लेकिन हमारी 66 थी टोटल 66। उसके लेबर दिया मैंने टोटल। अच्छा, फिर बढ़कर कितनी हो गई? बढ़कर 2163। 21। आपकी कितनी हुई? हमारे 1800 प्लस। 1800 वाला। कई बार देखो, मैं ये नोटिस करता हूँ कि बच्चे सीट देखकर तैयारी करते हैं। अब नरेश ने तो सिर्फ 66 पोस्टों में आवेदन किया था, तो सीट देखकर नहीं, हम अपनी इच्छा शक्ति देखकर यदि तैयारी करें, अपनी रुचि देखकर, अपना फील्ड देखकर, हम किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, हमारा सिलेबस कितना तैयार है, ये चीज़ें देखकर यदि हम तैयारी करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ना कि सीटों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो सीट इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। क्यों? सही। आपने वो सिलेबस देखा, वैकेंसी आई, फॉर्म लगाया, क्या लग रहा था आपको कि इसमें मेरा हो सकता है क्या? पिछली बार प्री तक पहुंच गया था, मेंस में रह गया था, की बार तो हो जाना चाहिए। हाँ, तो विश्वास था भाई, चलो पिछली बार मैंने यार प्री तो हो ही गया था, मेंस की बढ़िया कर लिया। और भी भाई प्री हमारा पिछली बार भी हो गया। अब मतलब हम लगभग पास हैं इसके। जी के पटवारी से, ग्राम सेवक से क्लियर होगी। अच्छा, जो आपकी जो नॉलेज, जनरल नॉलेज थी, वो जैसे पटवारी की तैयारी करते थे आप, वीडियो की तैयारी करते थे, उनमें क्लियर हो गया। और जो ये आपका सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, वो ITI का नॉलेज होता है, उसको थोड़ा सा तैयार कर लिया। पहले भी कुछ तो हुआ था, थोड़ा बहुत और कर लिया। 2022-23 का भी तो था। जब आप अपनी तैयारी के दौरान ये जॉब करते थे, ये जो काम करते थे जीवन यापन के लिए, जैसे हॉस्पिटल में खाना बनाना हो गया, ब्याह शादी में कॉफ़ी बनाना हो गया, उस समय माइंडसेट क्या रहता था? क्या सोचते थे आप, भाई यार मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मेरे सपने ये हैं? और वो तो पेट के लिए तो करना पड़ा ना, वैसे तो कभी ऐसे लगता नहीं था भाई मेरे उम्र के सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ? मुझे कभी गम नहीं, मैं तो कर लेता था, मेरे को आपने ये नहीं सोचा भाई काम छोटा है बड़ा है, कुछ मैंने नहीं? सब काम किया हूँ। तो क्या आपको अपना लक्ष्य पता था भाई मैं किस लिए कर रहा हूँ? ऑलराउंडर। अच्छा, कभी ये नहीं सोचते थे कि यार आज मैं 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ कॉफ़ी बना रहा हूँ और मेरे ही साथ के बच्चे तैयारी करने वाले वो फट रहे हैं, तो पहले तो उनका सिलेक्शन होगा, मैं तो अधिकतर समय तो मेरा काम में, अपना जीवन यापन में जाता है मेरा, कैसे ऐसे कभी डिमोटिवेट नहीं हुए आप? नहीं, मैं मतलब आपको कॉन्फिडेंस था भाई मुझे जो मिल जाएगी, एक ना एक दिन मैं सफल हो जाऊँगा? मेरिट में वहीं हुआ हूँ, तो वैसे तो वही। मतलब हर बार जब कभी भी कोई भी आप एग्ज़ाम देते थे तो लगभग कुछ मार्जिन से रहते थे, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता था कि चलो यार पिछली बार मैं 2 नंबर से रहा, इस बार 1 नंबर से रहा, तो इसका मतलब मैं आसपास हूँ, मतलब मैं सही दिशा में हूँ। हाँ, टेक्नीशियन में मेरे 77 नंबर आए थे, पर कट ऑफ 84 गई थी उस टाइम। 84। वहाँ भी कुछ मार्जिन से ही रहे आप? हाँ, टेक्नीशियन पोस्टें कम थी ना, पहले पोस्टें खूब आती थी, अब पोस्टें कम हो गई पूरे हाल बार। पर चाहे कैसी परिस्थिति आई, आपने हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा कि एक ना एक दिन मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, और आप बढ़ते गए। यही है सफलता का मंत्र, भी यही है। यही, चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसी परिस्थिति में हो, चाहे आपके पास कैसी परिस्थितियां हो, ये मायने नहीं रखता कि कितना
कितना मतलब आदमी दुख पाता है या कितना संघर्ष करता है, मायने ये रखता है आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, आप अपने सपनों के प्रति कितने जुनून रखते हो। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बीच में यदि आपको कुछ भी काम करना पड़े अपने जीवन यापन के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं। देखो ये भी नरेश की, ऐसे मान लो इसकी सोच से, इसके संघर्ष से हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अभाव में रहकर बच्चे अपने सपनों के लिए, अपनी मंजिल के पीछे भाग रहे हैं। नरेश की तमाम परिस्थितियों, नरेश ने अपने जीवन की हर परिस्थितियों, हर मुश्किलों का डटकर सामना करते हुए, ये नहीं है कि ये कोई मुश्किलों से भागे, मतलब इन्होंने जीवन की हर मुश्किलों का डटकर सामना किया। जैसी जीवन में परिस्थितियाँ आई उन सबका सामना किया, अपना जीवन यापन करने के लिए भी अलग अलग खाना बनाने से लेकर शादी पार्टियों में काम करने तक हर प्रकार के अपने जीवन में काम किया, परंतु काम करते करते भी अपने लक्ष्य को हमेशा अपने ध्यान में रखा। भले ही इन्होंने जीवन की तमाम आपाधापी में, तमाम भाग दौड़ में तमाम तरह की काम किए हों, जीवन ने भले ही इनके कठोर तम परीक्षाएं ली हों, परंतु हमेशा नरेश प्रजापत का लक्ष्य इनके ध्यान में था, इनकी आंखों में बसता था, और उसी का परिणाम है कि आज नरेश सरकारी सेवा में चयनित हैं। और मैं उम्मीद भी करूंगा इसकी प्रतिभा को देखते हुए, मैं जानता हूं इसमें बहुत प्रतिभा है और ये बच्चा बहुत आगे तक भी जाएगा और भविष्य में अपना जो गवर्नमेंट जॉब का दायरा है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर ये भविष्य में जाने वाला है। हम ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो इन बच्चों का संघर्ष देखते हैं, जो ये बच्चे खुद अपनी मेहनत से काम करके, अपनी मेहनत से खुद कमाकर जो संघर्ष कर रहे हैं और फिर जो सफल होते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है, उसका जो एक सुकून होता है वो अलग ही होता है। आपका रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट मतलब जब आपका रिजल्ट आया आप कहाँ थे? यही था, घर पर ही थे। तो जब आपने 22 तारीख को आया था, 22 अप्रैल या हाँ नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका रिजल्ट आया, आपने रोल नंबर डाले, आपको क्या लग रहा था भाई मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, वैसे तो पहले तो रहता ही है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा ऐसे डर था पर कॉन्फिडेंस था भाई हो जाएगा। हाँ। जैसे आपने अपने पीडीएफ में रोल नंबर देखे, आपने अपने रोल नंबर सर्च किए, आपके रोल नंबर आए, आपको पता चल गया मेरे रोल नंबर सामने हैं, अब मैं सरकारी सेवा में चयनित हो गया हूँ। जब ये चीज़ आपको पता पड़ी तो कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा लगा। सबसे पहले किसको बताया आपने? घर वाले थे सब अच्छा, घर वाले साथ में ही थे उस टाइम। सब कुछ हो गए होंगे सब कि बरसों की मेहनत, बरसों की तपस्या, आज उसका फल मिला है। वो एक अलग ही तरह की फीलिंग्स होती हैं, उनको बताना, शब्दों में बयां करना तो नामुमकिन सा है, पर वो एक अलग संतोष है कि अब मुझे ये मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, मेरे परिवार की स्थिति सही हो जाएगी और मेरे परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाऊँगा। वो सुकून होता है भाई, जो हम घर वालों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है। तो आप जो ये तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए यदि कोई संदेश देना चाहो तो? ये अपनी पढ़ाई जारी रखें, चाहे कैसी परिस्थितियाँ हों। कभी ये नहीं सोचे भाई अपन नहीं लग सकते, सब लग सकते हैं। सब लग सकते हैं। आपको हमेशा से विश्वास था कि मैं लग सकता हूँ? चाहे मतलब 10वीं पास करते ही मुझे लोगों ने कहने लग गए थे भाई तो हो जाएगा। ना नहीं, आप जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया है, तो आपका एक IQ लेवल, एक पढ़ने का जो जुनून था, जो आप में क्षमताएं थी, एक टीचर को पता पड़ जाता है भाई इस बच्चे में क्या क्षमता है। आपको कोई भी देखकर बोल सकता था कि एक ना एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे, जरूर नौकरी लग। से ही कॉन्फिडेंस था मेरे को, बस यही है। मतलब जैसे आपको एक टीचर ये बातें बोलते थे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता था, उसी कारण डटा हुआ था तक। उसी कारण डटे हुए थे। भाई मेरे सभी टीचरों ने मुझे ये बात बोली है, तो उन्होंने तो कुछ देख कर ही बोला होगा। देखो, मैं देखने वाले सभी दर्शकों और सभी बच्चों से भी यही बोलना चाहूँगा, कोई भी बच्चा सफल हो सकता है, कोई भी बच्चा सरकारी सेवा में जा सकता है, यदि नरेश की तरह वो अपने दिल में ये विश्वास रखे कि मैं सफल हो सकता हूँ। इसे नहीं पता था मुझे क्या करना है, कौन सी जॉब लगेगी मेरे साथ क्या होगा, ऐसी इसके सामने परिस्थितियाँ आई, ऐसी मुश्किलें आई, परंतु इसके अंदर, आपके अंदर हमेशा ये था कि मैं जॉब लगूंगा, निश्चित रूप से लगूंगा। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बस सबसे यदि महत्वपूर्ण चीज़ है तो वे अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है, अपने अंदर का जो ये विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, और बाकी की चीज़ें तो फिर इंसान खुद कर लेता है। और मैं एक विशेष बात और बोलना चाहूँगा, जो सभी जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, यदि एक माता पिता के रूप में भी मैं ये बात विशेषतः बोलना चाहूँगा, यदि आपको अब लगता है कि मेरे बच्चे की पढ़ने में रुचि है, यदि आपको लगता है कि मेरे बच्चे में क्षमताएँ हैं, मेरा बच्चा अच्छी दिशा में है और मेरे बच्चे की लगन है पढ़ाई में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप अपने बच्चे को मौका दें, उसे अवसर दें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी शादी ना करें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा सफल हो सकता है या इसकी पढ़ाई में रुचि है, तो उसे थोड़ा मौका दें। ये शादी जैसे जंजाल में उसे फांस कर उसकी लाइफ बर्बाद ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम कैमरे में ना बोल पाएँ, परंतु जितना भी संघर्ष नरेश ने अपने जीवन में किया, जितना भी स्ट्रगल किया, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण था। तो यदि आपके बच्चों में यदि क्षमताएँ हैं तो प्लीज़ उसको एक बार मौका ज़रूर दें। पता नहीं आपका बच्चा कहाँ जाने वाला है, और आपकी छोटी सी गलती उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। मैं उम्मीद करूँगा नरेश, आप और भी अच्छी पोस्ट पर जाओगे। कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, उस पर कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता, उस पर बैठने वाला इंसान छोटा बड़ा होता है। कोई नौकरी ना ही तो छोटी है, कोई नौकरी ना ही बड़ी है, उस पर कौन सा इंसान बैठा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान, जो व्यक्ति बैठता है ना जिस पद पर, वो उस पद का मान बढ़ाता है। पद इंसान का मान नहीं बढ़ाती कभी भी। ये हमारी ये धारणाएं हैं कि पद से कोई बड़ा होता है, पद से बड़ा नहीं होता। पद भी खुद को सुशोभित मानने लगता है, पद भी खुद गौरवान्वित होने लगता है जब अच्छा इंसान उस पर बैठता है। कभी भी पद बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है, उस पर बैठने वाला बड़ा होता है। वो कैसा काम करता है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, और अपने पद की गरिमा कितना बढ़ा पाता है, वो इंसान बड़ा होता है। तो आप अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी प्रार्थना भी है, यही हमारी दुआ भी है। आप जीवन में और भी अच्छा करें, और जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी सेक्टर में जाएं, लोगों के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। लोगों की खूब सेवा करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो।